पंडिता रमाबाई का सबसे बड़ा योगदान मेरे ख्याल से ये है कि वो संवाद के लिए प्रस्तुत होती हैं। और मुक्ति सदन का मैंने भी जब 10 द्वारे का पिंजरा में लिख रही थी और मेरी एक किरदार थी वो, तो उस समय जो मैंने मीरा कौशाम्बी की किताबें या जो थोड़े बहुत शोध पत्र पढ़े थे, उसकी तुलना में ये किताब व्यवस्थित किताब है। और अब जिनको हमें सबसे ज़्यादा सुनना है, और मेरा बड़ा मन था कि अनामिका जी को हम सब बहुत ज़्यादा सुने, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सवाल, छोटा सा सवाल अनामिका जी, और बेहद महत्वपूर्ण हम सब की तरफ से। तो अनामिका जी, पुरुषों को कौन सिखाएगा कि उनमें स्त्री द्वेष जागते ही उसे मिटाने की जिम्मेदारी औरतों की नहीं है? कौन उन्हें बताएगा कि यदि पुरुष होने के नाते अविवेकी, क्रूर, बर्बर होने को वे अपना हक समझते हैं, तो यह उनकी बहुत बड़ी गलती है? अनामिका जी, आप सवाल ही पूछते जाइए, मैं जवाब देती जाऊँ। बस इतना। ऐसा है कि जागरण एक क्रमिक प्रक्रिया है, और आपकी बात सुन के कोई एक बार से नहीं उठ जाता ना। आप छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, रजाई में घुस के आप जब सोते हैं और माँ उठाने आती है, तो एक बार में नींद खुलती है क्या? आँख मलने की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो नवजागरण को हम इसी तरह देखें कि लंबे समय तक आँख मली जाती रही, कभी अंधेरा कभी उजाला, और ये धुंधलका ही था, ये गोधूली वेला ही थी। जिन लोगों को संगीत का थोड़ा ज्ञान होगा वो जानते होंगे कि संधि प्रकाश राग होता है गोधूली वेला का, और उसमें एक ख़ास तरह की मेलंकली होती है। उसमें स्वर बहुत ऊंचे नहीं लगते, मंद्र सप्तक पर गाया जाता है ज़्यादातर, लेकिन परिवर्तन की वेला रेखांकित होती है। और जो भी घर लौट रहे हैं पशु पक्षी, उनको उनके साथ एक राग चला जाता है। नवजागरण की मेरे ख्याल से यही भूमिका है। आधे जगते आधे सोते कुछ बीज शब्द अंदर डाल दिए। अब तुमने पूछा कि कौन समझाए, कुछ तो समय समझाता है। और अगर हरिऔध की कविता से शब्द लें तो बड़ा, हालांकि वो पंक्ति है प्रिय, उठो तात अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। तो एक पानी का छींटा जो लेके डालने मुंह पर आया है, उसको सेफ डिस्टेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी माँ को भी कह देते हैं कि अरे क्या उठाने आई। वो समय ही ऐसा होता है कि आदमी हड़बड़ा जाता है। तिलक भी हड़बड़ाए हुए बच्चे की तरह बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। उनको लगता है, जैसा सुजाता ने कहा, कि राजनीतिक अभी भी मार्क्सिस्ट भी कहते हैं कि सारे आंदोलन अभी स्थगित करो, कहते थे पहले वर्ग का प्रश्न हल हो जाए तब और सब प्रश्न उठाए जाएंगे। तो ये भी एक तरह का पदानुक्रम है, प्रायोरिटाइज करने की एक समस्या है। मन दिमाग में आता है, कुछ आपातकाल आता है तो उसके हिसाब से आदमी प्रायोरिटाइज करने, स्ट्रैटेजिस्ट जो कहलाते हैं ना किसी भी आंदोलन के या युद्ध के, वो ऐसी ऐसी नीतियाँ अपनाते हैं। ये तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब हुआ। अब कौन समझाए, तो पंडिता रमाबाई एक तरफ समझाने ही तो निकली हैं। वो जो लगातार भाषण कर रही हैं, अंग्रेज़ी सीखने गई, संस्कृत जंगल में जैसा कि पाला गया, संस्कृत ही सिखाई गई, पहले संस्कृत बोलना सीखा, फिर केशव चंद्र सेन के पास गई तो वहाँ थोड़ी बांग्ला सीखी, थोड़ी अंग्रेज़ी सीखी, फिर इंग्लैंड में बाजाबता पैरामेडिक की ट्रेनिंग लेने गई। पैरामेडिक की ट्रेनिंग लेते हुए उन्होंने भाषा, क्यों कि बोले भी ऐसे कि संवाद करें। पंडिता रमाबाई का सबसे बड़ा योगदान मेरे ख्याल से ये है कि वो संवाद के लिए प्रस्तुत होती हैं। और मुक्ति सदन का मैंने भी जब 10 द्वारे का पिंजरा में लिख रही थी और मेरी एक किरदार थी वो,
तो उस समय जो मैंने मीरा कौशाम्बी की किताबें या जो थोड़े बहुत शोध पत्र पढ़े थे, उसकी तुलना में ये किताब व्यवस्थित किताब है। और मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स भी मिले जो कि इस विद्रोहिणी की विकलता की ओर अच्छी तरह से, इस लड़की ने चूंकि ये कविता लिखती है तो इसे पता है कि अग्नि के हृदय में भी जल तत्व होता है, और वो जो विद्रोहिणी कहलाती है उसके भीतर भी कुछ द्वंद्व होते हैं, कुछ दुचित्तेपन की अवस्थाएं होती हैं जिसको वो दर्ज करती है कहीं कहीं, लेकिन उसको लोग उभार कर सामने नहीं लाते। सुजाता की इस किताब का अवदान यही है कि वो उस दुचित्तेपन को भी कहीं कहीं से उठा के इतने बड़े वितान से क्या से कौन से क्षण चुने जाएं और उन क्षणों का कैसे एक प्रतिसंसार रचा जाए, ये काव्य विवेक से इसने परिचालित होकर रचा है। ये जो आप पढ़ेंगे तो आपको लगा, कौन समझाए के परिप्रेक्ष्य में अगर कहें कि लगातार बात बोलते बतियाते, पहले पुराण कथाएं बाँचती थी, वो भी समझाने के लिए ही उनका उपयोग उन्होंने किया। जिस स्टेट्समैन हाउस में कलकत्ता में उनको पंडिता की उपाधि दी गई, वहाँ पुराण कथाओं का विनियोग उन्होंने ऐसे, जिसको हम आजकल कहते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी, इंटरटेक्स्ट की तरह से उन्होंने पुराण कथाओं का उपयोग अभी के ज़माने के तर्क देने के लिए किया था। जैसे धान का पौधा उगता कहीं है, उसको उखाड़ के कहीं और नई ज़मीन पे बो दिया जाता है, तब जाके नई फसल होती है। इंटरटेक्स्ट के साथ भी यही होता है। जो भी हमारी पुरानी स्मृतियाँ किसी और टेक्स्ट से आई हैं, चाहे वो पौराणिक ही क्यों ना हो, अगर हम उसे नई ज़मीन पे बोते हैं, जैसे इन्होंने भी किया है, इन्होंने बीच बीच में बहुत सुंदर बच्ची की तरह, मुझे ये पढ़ते हुए जमाइका किनकेट की याद आई, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ माय मदर लिखा है। ये एक कैरेबियन ऑथर हैं, आप जानती हैं, कैरेबियन राइटर हैं, और उन्होंने अपनी माँ की आत्मकथा लिखी है। अब देखिए ये कितना सुंदर प्रयोग है। माँ जब मर रही थी तो उनका जन्म हुआ, और वो कहती हैं कि मेरे आत्म का विस्तार हो गया। माँ की आत्म का विस्तार, मेरी माँ का आत्म और मेरा आत्म कोई अलग अलग नहीं था। तो जब मैं कथा अपनी लिखने चली हूँ तो वो दरअसल माँ की ही कथा है। तो अभी की लड़की, एक काव्य विवेक वाली लड़की जो उनकी कथा लिखने चली है, जो कि उनकी हमारे समय की बुजुर्ग हैं, तो उसमें वो अपनी कथा शामिल समझती है, और बीच बीच में जो टिप्पणियाँ करती है या जितने इसने फुटनोट्स दिए हैं, वो एक तरह का कोरस है। सुधीर चंद्रा जी को उससे कौन, मतलब उनसे ज़्यादा कौन जानेगा कि कोई भी कोरस जो होता है वो ग्रीक नाटकों का जैसे प्राण हुआ करता था। कोरस एक साथ सब बोलते थे, तो इतनी सारी आवाज़ें शामिल हैं। जिन जिन को इन्होंने पढ़ा है उन सब की आवाज़ें शामिल की हैं। पंडिता रमाबाई की आवाज़ शामिल की है, जो लोग रिपोर्टेड हैं उनकी आवाज़, जिनसे उन्होंने पब्लिक डिबेट की उनकी आवाज़, जिनसे उन्होंने गपशप की मुक्ति मिशन में, या जहाँ वो पैरामेडिक की ट्रेनिंग ले गई उनसे, या और जो उनकी नर्स और दूसरी जिन परिस्थितियों में उन्होंने धर्मांतरण किया, उन सिस्टर्स के साथ उनका जो संवाद हुआ, उसका सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें बोलता है, एक वृंद गान के रूप में बोलता है। इस किताब की मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी उसका योगदान है। अब रहा पंडिता रमाबाई का सवाल, तो उनका क्या योगदान हो सकता है? उनका योगदान, तीन बड़े योगदान है। हम लोग अगर स्त्रीवाद की तीन मुख्य प्रपत्तियां समझते हैं, आप लोग सब नए लड़के बैठे, जो लोग नए नहीं हैं, स्थापित हैं, वो तो मैंने उनसे सीखा है, जैसे इनसे तो मैं उनको क्या ही संबोधित करूं, आप लोगों से को मैं क्या ही संबोधित करूं, लेकिन जो यहाँ युवा शक्ति बैठी है, मैं उनको कह रही हूँ कि तीन प्रपत्तियां हैं ना मुख्य। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड की जो अवधारणा दी थी, उसके बरक्स सिस्टरहुड की अवधारणा देना।
दो भाइयों में जितनी गपशप होती है उससे ज़्यादा गपशप, अंतरंग गपशप दो स्त्रियों में होती है, लड़कियों में, बहनों में होती है। और अंतरंगता का, अंतरंग गपशप का विस्तार, हृदय संवाद का विस्तार सिस्टरहुड में ज़्यादा होता है। और सिस्टरहुड, जैसा कि हम जानते हैं, सभी वर्गों, सभी वर्णों, सभी धर्मों, सभी नस्लों की स्त्रियों का आपसी हृदय संवाद है, जिसको हम सिस्टरहुड की धारणा से व्यंजित करते हैं। मीरा के प्रेम बेल की तरह ये सब कटेली झाड़ियों पर उगती हुई आनंद फल दे रही है, पसरती हुई। तो सिस्टरहुड की अवधारणा का, जिसको अग्रकथन, फोरग्राउंडिंग कहते हैं, वो सबसे पहले मुक्ति मिशन में इन्होंने किया। और स्वेज कनाल हम सभी जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में वैसे तो बहुत सारे अन्वेषण हुए, लेकिन सबसे बड़ा अन्वेषण एक था, वो स्त्रियों के अपने वजूद का अन्वेषण था। आटे की बोरियों के तले या कोयले के टाल के तले उनका जो वजूद खोया पड़ा था, चाबियों के गुच्छे की तरह, वो उन्होंने धीरे धीरे खोज निकाला, अपने को ढूंढ निकाला। अब आत्मान्वेषण एक बात है। आप रविंद्रनाथ टैगोर का स्त्री पत्र पढ़ते हैं तो वो छोटे से गंदे कमरे में बैठी हुई बेचारी मोरी मतलब नाले पर देखती है सेवाल पे देखती है कि सेवाल का रंग हरा हो रहा है, तो वो नाले के शैवाल से समझती है कि वसंत आ रहा है। उसको बाहर के पेड़ पौधे देखने का स्कोप नहीं है उसके जीवन में। वो नाली पर जहाँ वो बर्तन मलती है वहाँ वो देखती है कि शैवाल है, शैवाल में के भीतर उसमें वसंत आया है, उसका रंग बदल गया है। तो इस छोटे से परिसर में जो वसंत आया है वो स्त्री पत्र में उसका जिक्र करती है। लेकिन ये वो समय था जब स्वेज कनाल खुल गया था, इसलिए जो वहाँ की बहनें थीं, 1869 में स्वेज कनाल खुल गया था। यात्रा अचानक बहुत छोटी हो गई थी उस समय पूरब और पश्चिम के बीच में, और जिस तरह के जहाज के झंझावात झेलते हुए रमाबाई गई थी इधर उधर, वो तो एक अलग है मतलब, लेकिन फिर भी पहले की तरह महीनों नहीं लगते थे। तो पश्चिम से भी बहुत लोग आई, मिसेस बेसेंट से लेके, और उसके बाद मिसेस एंड्रूज का भी इसने भी जिक्र किया है, और भी तरह की मिशनरीज, इवेंजलिस्ट, बहुत तरह के लोग आए जो यहाँ अफसर थे, अंग्रेज़ अफसर थे, उनकी पत्नियाँ, बहनें, और वैसे भी विमेन टूरिस्ट बहुत सारी आईं। तो स्वेज कनाल खुल गया, यात्रा छोटी हो गई, यात्रा साध्य हो गई, इसलिए स्त्रियां आने लगी। अब यहाँ स्त्रियां आने लगी तभी प्रबुद्ध स्त्रियां, सब रमाबाई जैसी प्रबुद्ध स्त्रियां, उनसे संवाद करने की स्थिति में आई। और संवाद जैसे दो सभ्यताओं का सम्राट, हम जानते हैं कि सभ्यताओं की अगर टकराहट होती है या फिर सभ्यताओं का संवाद होता है, टकराहट पहले होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संवाद की स्थिति आती है। तो ये वो समय था जब सिस्टरहुड प्रीएम्प्ट, मतलब उसकी फोरग्राउंडिंग हुई। पहली तो ये बात है कि अग्रकथन उसको पहले से वो किया गया। दूसरी क्या बात हुई उसके साथ, दूसरी क्या कि स्त्री आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है कि इसने स्व का विस्तार कर लिया है। सिर्फ जैसे कहते हैं हमारे यहाँ कि एक स्त्री को शिक्षित करना पूरे परिवार को शिक्षित करना है, वैसे ही एक स्त्री की मुक्ति में मानव मुक्ति छिपी है। यह बात पूरी स्त्री आंदोलन से आया हो जाती है। और हमारे यहाँ हमेशा स्त्रीवाद के आंचल के तले कोई न कोई बड़ा मुद्दा रहा है, पश्चिम में भी रहा है। निःशस्त्रीकरण का मुद्दा वो लिबरल फेमिनिस्ट के यहाँ था, नेग्रिट्यूड का मुद्दा रेडिकल फेमिनिस्ट के यहाँ था, और अब सोशलिज्म का मुद्दा हम मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के यहाँ था, मार्केट फंडामेंटलिज्म का मुद्दा अभी हमारा है, पर्यावरण का मुद्दा अभी हमारा है।
तो कभी भी स्त्रियों ने सिर्फ अपनी मुक्ति की बात नहीं की, एकांगिता नहीं दिखाई, इसको भी फोरग्राउंड करती हैं पंडिता रमाबाई। वो कहती हैं सबसे पहले अकालग्रस्त इलाकों में गरीब लोग, खुद उन्होंने अपना पूरा परिवार अकाल में खोया था। इसने बड़ी मेहनत से चित्र भी जुटाए हैं अकालग्रस्त क्षेत्रों में इनके भ्रमण का, कोढ़ियों से इनके, कोढ़ी जैसे कितनी दूर बैलगाड़ी पर अपनी बहनों को लेकर, जो सबसे बड़ी बात ये भी है कि औरतों को लेकर, हर तरह की औरतों को लेकर बृहत्तर मानवता की सेवा में ये संघ शक्ति, जिस संघ शक्ति की बात करते हैं, या मार्क्स खुद जिस संघ शक्ति की बात करते थे, उस संघ शक्ति के का उन्होंने विनियोग किया और बृहत्तर मुद्दे सामने लाए। तीसरी सबसे ज़रूरी बात है, जो तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर भी देती है ज्योतिबा फूले वाला, जिस सत्सार का तुमने जिक्र किया उसके पहले अंक में अंत्यज और ब्राह्मण का एक संवाद है बहुत लंबा, उसमें प्रत्यक्ष ही वो रमाबाई का प्रसंग आता है। तो कुछ तो होगा ना कि एक वो भी, उनको भी तो लगा कि इस लड़की में कोई तेज है, तो सबसे रिलेट कर पाने का ये जो, और हम लोग जिसको आजकल बंधु परिवार कहते हैं, हम लोग समझते हैं कि आजकल जितने भी उपन्यास लिखे जा रहे हैं स्त्रियों द्वारा, या मुझे लगता है कि स्त्री चिंतन का और स्त्री लेखन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट या आधार प्रमेय यह है कि हम लोग लोग सोचते हैं कि दिल तोड़ने और घर फोड़ने वाली स्त्रियों का वाग विलास है स्त्री विमर्श। ऐसा नहीं है, इसने घर का दायरा बड़ा किया है और दिल का भी दायरा बड़ा किया है। पहले जो घर बनते थे वो सिर्फ यौन संबंध और रक्त संबंध के आधार पे बनते थे, लेकिन स्त्रियों ने जिस घर की नींव डाली अपने चिंतन में, वो आप सब हम लोगों के घर का हिस्सा क्यों नहीं है। आत्मा के संबंध बहुत मूल अवधारणा है कि हम लोग जिससे रक्त से नहीं भी जुड़े हैं, यहाँ जहाँ तक हमसे यौन संबंध भी जिनका नहीं है, अगर हमारे विचार मिलते हैं तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है और हमारे आत्मीय हैं। इसकी अवधारणा भी मुक्ति सदन ने सबसे पहले अपने ढंग से सिर्फ दी नहीं थी, इलस्ट्रेट करके दिखा दी थी, है ना। एग्जाम्पल इज द बेस्ट परसेप्ट। उसने ये दिखा दिया था कि ऐसा संभव है कि एक घेरे में बैठ के दुख सुख बतियाते हुए, जोई सोई कछु गाते हुए भी संसार चल सकता है। तो यूटोपिया अगर ये था भी, तो यूटोपिया एक सुल्ताना का सपना जैसा यूटोपिया था। और जीवन में सदिच्छा न हो, यूटोपिया न हो, तो जीवन जीने लायक ही नहीं रहता। यूटोपिया माने क्या, सब मिलके एक सपना जब देखते हैं। आप रेखा गणित पढ़ते हैं तभी भी कहते हैं कल्पना करो ABC एक त्रिभुज है। अगर हम कल्पना न करें, पहले हम रेखा गणित के क्लास में सोचते थे कि कल्पना क्यों करें, इन्होंने तो बोर्ड पे ही खींच दिया ABC एक त्रिभुज है, लेकिन अब समझ में आया कि वो भी एक यूटोपिया था। वो विजुअलाइज ही किया जा सकता है, वो नहीं मतलब खींचा नहीं जा सकता। तो कल्पना जिसकी सबकी हम मिल के कर सकते हैं, उस कल्पना में ये भी शामिल है, आप लोग जैसी छोटी लड़कियां भी शामिल हैं, और इतनी पीढ़ियां शामिल हैं रमाबाई के समय की से लेके अब तक की सभी लोग मिलके जो सपना देख रहे हैं, वो यही 3 अवधारणाओं का सपना है। पहले तो चोर चोर में मौसेरे भाई हो सकते हैं, भाइयों में विवाद हो सकता है, लेकिन बहनापे में हृदय खोल के बतियाने का सामर्थ्य ज़्यादा है। तो सबसे पहले बहनापे की योजना, जो कि और कृत्रिम विभेद नहीं मानती, वर्गों को, वर्णों को, नस्लों को नहीं मानती अलग अलग। और अब दूसरा, फीमेल फ्रेंडशिप की अवधारणा के अलावा हम लोग परिवार एक नए ढंग का गढ़ने का। तीसरा कि सिर्फ स्त्री मुक्ति की बात न करके मानव मुक्ति की बात करना। ये तीनों अवधारणाएं जो थीं, इनकी फोरग्राउंडिंग, इनका अग्रकथन हमें पंडिता रमाबाई में मिलता है। और एक तरह से
जैसे जमाइका किनकेट की तरह इन्होंने भी अपनी माँ की जीवनी लिखी है, माँ की आत्मकथा लिखी है। माँ ये इस तरह से मैं इनको बहुत बधाई देती हूँ, सरल ढंग से, सहज ढंग से, न छोटी बच्ची की तरह बीच बीच में टिप्पणी करती हुई जैसे आंचल पकड़ के उनके पीछे चल रही हो। इस काव्य विवेक के लिए, इस सहजता के लिए। और बायोग्राफी क्यों लिखी जाती है? ताकि एक अलाव जला हुआ है, अलाव की आग है, बुझ रही है, अब आप लोगों को उसमें से अपना चूल्हे की आग निकालनी है और मशाल यात्रा भी करनी है। तो उस बुझती जलती बुझती अलाव से आप भी अग्नि लें थोड़ी सी और अपनी मशाल यात्रा पे आगे बढ़ें, लड़के भी लड़कियां भी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी।